अगर आप भी टैली सीखकर अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई दे रहा है, इसको हमने 4 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहले चैप्टर में व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, बिजनेस, प्रोप्राइटर, कैपिटल, ड्राइंग, गुड्स, एसेट्स और टाइप्स ऑफ एसेट्स। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर में जानेंगे व्हाट इज परचेज, यानी परचेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ परचेज, परचेज कितने प्रकार के होते हैं, परचेज रिटर्न क्या होता है, टाइप्स ऑफ परचेज रिटर्न, सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स रिटर्न, स्टॉक्स, टाइप्स ऑफ स्टॉक। ये सारी चीज़ें हम सेकंड चैप्टर में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर के बारे में जानेंगे, जिसमें हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जैसे व्हाट इज एक्सपेंस, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, व्हाट इज इनकम, इनकम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनकम यानी इनकम कितने प्रकार के होते हैं, डिस्काउंट, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, लायबिलिटीज, क्रेडिटर, डेब्टर, बैलेंस शीट। 3 चैप्टर को क्लियर करने के बाद हम जानेंगे फोर्थ चैप्टर में व्हाट इज अकाउंट, यानी कि अकाउंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत अकाउंट कौन सा होता है, क्या होता है, व्हाट इज द रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता किसे कहते हैं और क्या होता है, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। साथ ही साथ हम यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के बारे में जानेंगे, यानी कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सभी के गोल्डन रूल्स जानेंगे। और इन सभी के साथ हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी करने वाले हैं, यानी कि हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आपको ये सारे टॉपिक्स 4 चैप्टर में मिलने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला हेडिंग है व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का हिंदी होता है लेखांकन। लेखांकन का मतलब होता है लेखा जोखा करना यानी हिसाब करना, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनेशन आपको मिल जाएगा इंग्लिश में और साथ ही साथ हिंदी में भी आपको डिफिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग यानी लेखांकन का मतलब होता है पैसे के लेन देन को रिकॉर्ड करना, उसका हिसाब रखना और रिपोर्ट बनाना। अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस यानी व्यापार का लेन देन का सही ढंग से रिकॉर्ड करना, उसका हिसाब रखना और रिपोर्ट बनाना। अगर हमें छोटे से डिफिनेशन में याद करना है तो आप ऐसे भी बता सकते हैं किसी भी व्यापार में लेन देन का लेखा जोखा यानी हिसाब करने की प्रक्रिया को अकाउंटिंग कहते हैं। समझ में आया आपको? अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्ड करना यानी कि रिकॉर्ड रखना होता है, समराइजिंग यानी कि चीज़ों को समझना होता है, सारांश बनाना होता है, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करने के लिए होता है, उसके बाद हमें रिपोर्ट बनाना होता है। एक सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी व्यापार में लेन देन का लेखा जोखा यानी हिसाब करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग से ही हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, कितने का माल कब बना, कितने का माल कब बेचा गया। जब तक हम हिसाब नहीं रखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। तो आपको अकाउंटिंग के बारे में समझ में आ गया। अकाउंटिंग से हमें क्या मदद मिलता है, सही निर्णय लेने के लिए, व्यवसाय की स्थिति समझने के लिए और भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। यानी कि अकाउंटिंग के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमें कौन सा डिसीजन कब लेना है और हमारे व्यापार की स्थिति क्या है, प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, और आगे हम इसका भविष्य में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कैसे लॉस से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। अकाउंटिंग को मैं थोड़ा आपको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अकाउंटिंग हमें क्या बताता है, अकाउंटिंग हमें बताता है कितना पैसा आया यानी कि इनकम के बारे में, कितना पैसा खर्च हुआ यानी कि एक्सपेंस के बारे में, हमारे पास क्या क्या संपत्ति है एसेट्स के बारे में, और हम पर कितना कर्ज है यानी लायबिलिटीज के बारे में। ये सभी हमें अकाउंटिंग से पता चलता है, यानी कि हमें अकाउंटिंग बताता है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है। तो पैसे का रिकॉर्ड रखने के लिए, लाभ यानी कि प्रॉफिट या फिर हानि लॉस जानने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, टैक्स और सरकारी नियमों के पालन के लिए, बैंक, निवेशक या मालिक को रिपोर्ट देने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। ये दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि अकाउंटिंग हमें क्या बताता है और अकाउंटिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अच्छी अकाउंटिंग से आपका व्यापार सही दिशा में चलता है, यानी कि हमेशा प्रॉफिटेबल की ओर चलता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है और आपको सफल होने के कगार की तरफ ले जाता है। क्योंकि अगर आप अपने व्यापार का सही ढंग से लेखा जोखा यानी हिसाब नहीं करेंगे, अकाउंटिंग नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम लॉस में जा रहे हैं या फिर प्रॉफिट में जा रहे हैं। इसलिए आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में, यानी कि लेखांकन शब्दावली के बारे में। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सम बेसिक
accounting terms which are daily used in the business world। अकाउंटिंग से संबंधित कई टर्म यानी तथ्य होते हैं जो इनके साथ डील करने में आवश्यक होते हैं, जिन्हें प्रयोग करने से पहले उन्हें जानना अति आवश्यक है। अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज का मतलब होता है लेखांकन शब्दावली। अकाउंटिंग से संबंधित कई टर्म यानी तथ्य या पॉइंट होते हैं जो हमें बिजनेस को डील करने में बहुत ही आवश्यक होते हैं और हमारा बहुत ही हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज का उपयोग क्यों होता है। तो अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज का उपयोग होता है सभी को एक जैसे आर्थिक भाषा देने के लिए भी यूज करते हैं हम लोग। लेन देन को सही ढंग से रिकॉर्ड करने के लिए भी हम अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज का यूज करते हैं। रिपोर्टिंग और विश्लेषण में सहायता के लिए भी हम यूज करते हैं। टैक्स ऑडिट और नियमों को समझने के लिए भी हम अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज का यूज करते हैं। वित्तीय निर्णय लेने के लिए भी हम अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज का यूज करते हैं। यानी कि ये ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे व्यापार में हमारे लिए बहुत ही मददगार होते हैं, जो हमारे व्यापार को और आगे ले जाते हैं। अगर हमें बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है कि जैसे हमने कोई पैसा लगाया तो उसे किस अकाउंट में डालेंगे, जब हम पैसा निकालेंगे तो उसे किस अकाउंट में डाला जाएगा, सही शब्दावली से सही समझ, सही रिकॉर्ड और सही निर्णय संभव होते हैं। यानी कि अगर हमारी शब्दावली अगर सही है, हमें पता है कौन से अकाउंट में कौन सा पैसा जाएगा या किस अकाउंट को हमें क्या कहना है, किस अकाउंट में कौन सी चीज़ें जाती हैं, और सही ढंग से हम रिकॉर्ड रखेंगे तभी जाके हम भविष्य में कोई चीज़ सही निर्णय ले सकते हैं। क्लियर। तो अब हम जानेंगे ट्रेड के बारे में। ट्रेड का हिंदी होता है व्यापार। ट्रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार। ट्रेड इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द पीपुल और कंट्रीज। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द पीपुल और कंट्रीज। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, लाभ कमाने के लिए यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी परचेज सेल व्यापार कहलाता है। ट्रेड का मतलब होता है कोई चीज़ खरीदना या बेचना, चाहे वो सामान हो या फिर कोई सेवा, यानी कि सर्विस भी हो सकती है या फिर गुड्स भी हो सकता है। जब दो लोग आपस में सामान या सेवा का लेन देन करते हैं तो उसे व्यापार यानी ट्रेड कहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में कोई सामान या सेवा का लेन देन करते हैं या अदली बदली करते हैं तो उसे ट्रेड कहते हैं। सरल भाषा में समझे तो जब हम कुछ देते हैं और बदले में कुछ लेते हैं तो वो ट्रेड कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एक दूध वाला दूध को बेचा और पैसा लिया। जैसे ये दूध वाला है, अब ये क्या कर रहा है? दूध को बेच रहा है इनको। अब ये जो है ये दूध के बदले पैसे दे रहे हैं। तो यहीं पे आप ये समझ सकते हैं ट्रेड मतलब क्या होता है? लाभ कमाने के लिए कोई सामान या फिर सेवा देना और उसके बदले में पैसे या कोई आप सामान भी ले सकते हैं या कोई सर्विस भी ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एक तरीके से एक्सचेंज मान सकते हैं, पैसे को दूध में बदल दिया, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे ये दूध सेल कर रहे हैं और ये परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्रय विक्रय हो रहा है। क्लियर। तो आपको ट्रेड के बारे में समझ में आ गया। अब हम जानेंगे व्हाट इज बिजनेस, यानी कि व्यवसाय क्या होता है। बिजनेस को हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय। अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी दैट सेल गुड्स और सर्विस फॉर अ प्रॉफिट। व्यवसाय एक ऐसा संगठन या इकाई है जो लाभ कमाने के लिए वस्तुएं या फिर सेवाएं बेचता है। सरल शब्दों में कहें तो व्यवसाय मतलब है पैसा कमाने के लिए कुछ काम करना, जैसे चीज़ें बनाना, बेचना या फिर सेवाएं देना। यहाँ पे आप मान लो आपके पास एक फैक्ट्री, आप यहाँ पे गुड्स बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, चाहे कोई भी सामान हो सकता है, चाहे आप कपड़े की फैक्ट्री चला रहे हैं या फिर बिस्किट की चला रहे हैं या फिर शॉप का चला रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री हो सकती है। अब आप चीज़ें बना रहे हैं फिर बेच रहे हैं, या फिर आप बने बनाए सामान को खरीदिए फिर बेचिए, या फिर आप सेवा दीजिए यानी कि सर्विस दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बना के समझा रहा हूँ चीज़ों को, अब मैं क्या कर रहा हूँ? आपको चीज़ बेच रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ कि सेवा दे रहा हूँ? एक प्रकार से मैं सेवा ही दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, सर्विस ही दे रहा हूँ ना। तो ये आपका क्या हो गया? व्यवसाय हो गया। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, जैसे एक यूट्यूबर वीडियो बनाकर पैसा कमाता है। अब वो पहले क्या करेगा? वीडियो बनाएगा, फिर यूट्यूब पर अपलोड करेगा, लोग वीडियो देखते हैं और यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। अब ये जो यूट्यूबर है ये क्या है? ये अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन पैसा कमा रहा है। अब लाइक दैट मान लो मैं ही यहाँ पे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड किया हूँ। अब मैं जो वीडियो अपलोड किया हूँ आप लोग देख रहे हैं, जब आप लोग देखेंगे तो मैं उससे पैसा कमाऊँगा।
ये जो मैं पैसा कमा रहा हूँ इसी को मैं बोलूँगा ऑनलाइन बिजनेस, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस से भी मैं पैसे को अर्न करता हूँ। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया। व्यवसाय एक ऐसा संगठन या इकाई है जो लाभ कमाने के लिए वस्तुएं या फिर सेवाएं बेचता है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए चाहे आप सेवा बेचिए या फिर कोई सामान बेचिए, आपका मेन उद्देश्य होगा लाभ कमाना। क्लियर। अब हम जानेंगे कैपिटल के बारे में, यानी कि पूंजी के बारे में। कैपिटल इज द मनी यू यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू मेक मोर मनी बाय इन्वेस्टिंग। पूंजी वह पैसा होता है जिससे आप कोई व्यापार शुरू करते हैं या और पैसा कमाने के लिए निवेश करते हैं। जब कोई व्यक्ति व्यापार शुरू करता है तो उसे दुकान में माल, सामान या फिर मशीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। यही पैसा पूंजी यानी कि कैपिटल कहलाता है। कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी वह पैसा होता है जिससे आप कोई व्यापार शुरू करते हैं या फिर पैसे कमाने के लिए निवेश करते हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे रवि ने दुकान खोलने के लिए 50,000 रुपये लगाया, यह उसकी पूंजी होगी। यहाँ पे जो रवि ने 50,000 रुपये लगाया है, यह क्या कहलाएगा, यह कैपिटल कहलाएगा, यानी पूंजी कहलाएगा। अब इसने क्या किया, एक दुकान खोला जो कि रूम रेंट पे लिया है। अब उस दुकान में ये माल या सामान खरीदेगा, क्योंकि इसे माल बेचना है तो दुकान में आपको सामान या माल रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसने क्या किया, एक मशीन खरीदा, उपकरण खरीदा, जिससे अपना माल को ये खुद मैन्युफैक्चर करेगा, यानी खुद बनाएगा। और साथ ही साथ इसने अपने दुकान में फर्नीचर और अन्य ज़रूरी चीज़ें भी यहाँ पे यूज किया रखा है, जिससे ऑफिस का काम होगा या और बैठने के लिए चेयर ओवर चाहिए, वो भी सारी चीज़ें आपके फर्नीचर में आती हैं। ठीक है। अब ये क्या करेगा, उसके बाद विज्ञापन और प्रचार कराएगा, एडवर्टाइज कराएगा। यानी कि रवि ने दुकान खोलने के लिए 50,000 रुपये लगाया, यही उसकी पूंजी है। संक्षेप में बात करें तो पूंजी वह पैसा है जिसे आप व्यापार में लगाते हैं ताकि व्यापार शुरू हो सके और भविष्य में लाभ कमाया जा सके। तो आपको कैपिटल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैपिटल मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति व्यापार शुरू करता है तो उसे अपने कंपनी में या फिर दुकान में माल, सामान या मशीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। यही पैसा पूंजी यानी कैपिटल कहलाता है। जब व्यापार का स्वामी या व्यापार का मालिक पैसा लगाएगा, उस पैसे को हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। ठीक है। अब हम जानेंगे ऑनर यानी कि प्रोप्राइटर के बारे में, जिसे हम स्वामी या फिर मालिक कहते हैं, जिसे हम व्यापार का स्वामी या फिर व्यापार का मालिक कहते हैं। द ऑनर इज दैट पर्सन हु स्पेंड्स और इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। मालिक वह व्यक्ति होता है जो व्यापार में पैसा खर्च या फिर निवेश करता है। ठीक है। मालिक वह व्यक्ति होता है जो व्यापार में पैसा खर्च करता है या फिर निवेश करता है, उसी को हम व्यापार का स्वामी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राहुल ने एक दुकान खोला। ठीक है। राहुल ने अपनी दुकान शुरू करने के लिए पैसा लगाया, यानी कि इसने कैपिटल लगाया। अब उसकी दुकान चल रही है और वह सामान बेच रहा है। अब मान लो राहुल ने यहाँ पे पैसा लगाया, पूंजी लगाया, अब उसकी दुकान चलने लगी है और राहुल ने अपना सामान बेचने लगा है। ठीक है। यहाँ पे एक शॉप का नाम भी रख दिया गया है, राहुल जनरल स्टोर। दुकान से होने वाले लाभ या प्रॉफिट का जो सहेगा वो राहुल सहेगा, क्योंकि ऑनर कौन है, राहुल है। राहुल ने पूंजी लगाया, पैसा लगाया और अपनी दुकान को स्टार्ट किया। अब दुकान में सामान बिकने लगा है, जो भी प्रॉफिट होगा वो राहुल का होगा। तो राहुल यहाँ पे मालिक है। क्या है, मालिक है। राहुल ने अपने पैसे लगाए, दुकान शुरू किया, सामान बेचा और लाभ कमाया। यही एक मालिक, ऑनर या प्रोप्राइटर होता है। समझ में आया आपको मालिक या ऑनर किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति व्यापार में पैसा लगाता है या निवेश करता है, उसी को व्यापार का स्वामी कहते हैं। जैसे मान लो आप मेरा वीडियो फ़ोन में देख रहे हैं। अब ये जो आपका फ़ोन है, ये फ़ोन आपने ख़रीदा, आपने पैसा लगाया, तो इस फ़ोन का मालिक कौन होगा, आप होंगे। वैसे ही जो कंपनी स्टार्ट करेगा, जो बिजनेस स्टार्ट करेगा, जो पैसा लगाएगा, उसको हम व्यापार का स्वामी या मालिक कहेंगे। क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे ड्राइंग का यानी आहरण के बारे में। द अमाउंट ऑफ मनी और द value of goods that the owner withdraws from the business for personal use is called drawing। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, वह राशि या वस्तुओं का मूल्य जो मालिक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापार से निकालता है, उसे आहरण या ड्राइंग कहा जाता है। ड्राइंग क्या होता है,
ड्राइंग वह राशि या वस्तुओं का मूल्य होता है जो व्यापार का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए यानी व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापार से पैसा, सामान या कोई भी चीज़ निकालता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी व्यापार का स्वामी यानी बिजनेस का मालिक जब पैसा लगाएगा बिजनेस में तो उसे हम कैपिटल के अकाउंट में डालेंगे, और जब अपने निजी उपयोग के लिए बिजनेस से कोई चीज़ निकालेगा तो उसे हम ड्राइंग अकाउंट में डालेंगे। और ये जो कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट मालिक के लिए ही यूज होता है। समझ में आया? कैसे होता है ये इसको समझते हैं। जैसे रवि यहाँ पे इस बिजनेस का मालिक है यानी व्यापार का स्वामी है। अब व्यापार का स्वामी होने के नाते इसने यहाँ से कोई पैसा या फिर कोई माल यहाँ से अपने कंपनी से या बिजनेस से विड्रॉ किया। ठीक है, बिजनेस से यहाँ पे पैसा निकाला। अब ये जो पैसा निकाला इन्होंने क्या किया, अपने व्यक्तिगत उपयोग यानी पर्सनल यूज के लिए, जैसे घर के खर्चों में लगा दिया या व्यक्तिगत ज़रूरतें जो हैं उसमें एक्सपेंस कर दिया। तो इसी को हम ड्राइंग कहते हैं। यानी व्यापार का स्वामी जब अपने निजी उपयोग के लिए कोई पैसा सामान निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे रवि ने अपने व्यवसाय से 5,000 निकाल कर घर के खर्चों में लगा दिया। यानी कि ये जो रवि है बिजनेस का ऑनर है, इसने अपने निजी उपयोग के लिए बिजनेस से 5,000 रुपये निकाल कर अपने घर के खर्च में लगा दिया। इसी को हम ड्राइंग कहते हैं। क्लियर? आहरण यानी कि ड्राइंग मालिक का व्यक्तिगत उपयोग होता है, इसलिए इसे खर्च यानी एक्सपेंस नहीं माना जाता है। इसे आहरण खाता यानी ड्राइंग अकाउंट में दर्ज किया जाता है। मैंने बताया था ना आपको, जब व्यापार का स्वामी पैसा लगाएगा तो उसे कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा, और जब बिजनेस से कोई भी पैसा या सामान मालिक निकालेगा तो उसे ड्राइंग अकाउंट में डाला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको इन शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, पैसे के लेन देन को रिकॉर्ड करना, हिसाब रखना और रिपोर्ट बनाना। ठीक है, एक लाइन में कहें तो लेन देन का लेखा जोखा यानी हिसाब करने की प्रक्रिया को अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरा है ट्रेड, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। एक लाइन में कहें तो चीज़ें या फिर सेवाएं खरीदना और बेचना ट्रेड कहलाता है। तीसरा है बिजनेस, व्यवसाय एक ऐसा संगठन या इकाई है जो लाभ कमाने के लिए वस्तुएं या फिर सेवाएं बेचता है। एक लाइन में कहें तो पैसा कमाने के लिए किया गया काम ही व्यवसाय कहलाता है या व्यवसाय है। नेक्स्ट है ऑनर यानी कि प्रोप्राइटर, मालिक वह व्यक्ति होता है जो व्यापार में पैसा खर्च या निवेश करता है। एक लाइन में कहें तो जो व्यक्ति पैसा लगाता है वही मालिक होता है। नेक्स्ट है कैपिटल यानी कि पूंजी, पूंजी वह पैसा होता है जिससे आप कोई व्यापार शुरू करते हैं या और पैसे कमाने के लिए निवेश करते हैं। एक लाइन में कहें तो व्यापार शुरू या बढ़ाने के लिए लगाया गया पैसा कैपिटल यानी कि पूंजी कहलाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग यानी कि आहरण, आहरण वह राशि या वस्तुओं का मूल्य जो मालिक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापार से निकालता है उसे आहरण कहते हैं। एक लाइन में कहें तो मालिक द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाली गई राशि ड्राइंग कहलाता है। क्लियर? याद रखें, व्यापार चलाने के लिए ये 6 बातें बहुत ज़रूरी है। इन्हें समझेंगे तभी बिजनेस और अकाउंटिंग आसान होगी। जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपके लिए अकाउंटिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। अकाउंटिंग बहुत हार्ड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम जानेंगे गुड्स के बारे में। गुड्स मतलब होता है सामान या वस्तु या फिर आप माल भी बोल सकते हैं। ठीक है, गुड्स आर द थिंग्स अ बिजनेस बाइज टू सेल देम अगेन एंड अर्न प्रॉफिट। सामान वे चीज़ें होती हैं जिन्हें कोई व्यवसाय फिर से बेचने और लाभ कमाने के लिए खरीदता है। गुड्स क्या होता है? सामान वे चीज़ होती हैं जिन्हें कोई व्यवसाय फिर से बेचने और लाभ कमाने के लिए खरीदता है। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। जैसे एक कपड़े की दुकान का मालिक थोक बाज़ार से टी शर्ट खरीदता है और फिर उन्हें अपने ग्राहक को बेचता है। ये जो टी शर्ट है ये आपका गुड्स यानी सामान कहलाता है, क्योंकि उन्हें व्यवसाय में दोबारा बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। आइए इसको और अच्छे समझते हैं। मान लेते हैं एक दुकान का मालिक यानी एक दुकानदार थोक बाज़ार से टी शर्ट खरीदता है। क्या करता है? थोक मार्केट से टी शर्ट को खरीदता है। अब ये टी शर्ट लाके अपने दुकान में रखता है। ठीक है, दुकान में रखता है और फिर क्या करता है? फिर दुकानदार उन्हें अपने ग्राहक को बेचता है और लाभ कमाता है यानी प्रॉफिट कमाता है।
तो आपको समझ में आ गया गुड्स क्या होता है। गुड्स आपका कोई भी हो सकता है, चाहे कपड़ा हो या फिर आप बिस्किट बेच रहे हैं या फिर आप बैग बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बेच सकते हैं। मुख्य बात यह है सामान यानी गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें व्यवसाय में फिर से बेचकर लाभ कमाया जाता है। ये व्यवसाय की आय का मुख्य स्रोत होती हैं। कहने का मतलब है व्यवसाय में जो हम सामान खरीदते हैं और फिर बेचते हैं उसी को गुड्स कहते हैं। क्लियर। और यहाँ पे आपको मैं टिप्स दे दूँ, खरीदें सही चीज़ें, जो सही चीज़ है वही खरीदें और बेचें सही दाम में और आप अच्छे रेट में बेचें। अगर आपने 100 रुपये कोई चीज़ खरीदा है तो ऐसा नहीं आपको 90 रुपये में बेचना है, आपको 110, 120 या 150 रुपये तक बेचना है, जिससे आप अधिक लाभ कमा सकें। यही सफल व्यवसाय की पहचान होती है। अब हम बात करते हैं एसेट्स के बारे में यानी संपत्ति के बारे में। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं एसेट्स की। एन एसेट्स इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू द बिजनेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। संपत्ति वह कोई भी मूल्यवान वस्तु होती है जो व्यापार से संबंधित होती है और जिसे नकद में बदला जा सकता है। संपत्ति यानी कि एसेट्स क्या है? संपत्ति वह कोई भी मूल्यवान वस्तु होती है जो व्यापार से संबंधित होती है, जो बिजनेस से रिलेटेड होता है और जिसे जब चाहे तब नकद में बदला जा सकता है। क्लियर। जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कैश, ये भी आपकी संपत्ति है यानी कि एसेट्स है। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स और भी अन्य सामान हो सकती हैं। ये सभी क्या है? आपकी संपत्ति है। यानी कि संपत्ति वह कोई भी मूल्यवान चीज़ होती है जो व्यापार से रिलेटेड यानी बिजनेस से रिलेटेड होती है और जिसे हम जब चाहे तब नकद में बदल सकते हैं। मुख्य बात यह है कि संपत्ति यानी कि एसेट्स व्यापार की ताकत होती है। क्या होती है? ये व्यापार की ताकत होती है। इन्हें सही ढंग से उपयोग करने से व्यवसाय बढ़ता है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बिजनेस और बढ़ेगा, हमारा व्यापार और बढ़ेगा और अधिक हमें लाभ प्राप्त होगा, यानी कि और अधिक हम लाभ कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स की यानी संपत्ति के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। संपत्ति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला है करेंट एसेट्स, दूसरा है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे करेंट एसेट्स के बारे में। वे संपत्तियां जिन्हें 1 वर्ष या व्यवसाय सामान्य परिचालन चक्र के भीतर नकद में बदला जा सकता है, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक यानी इन्वेंट्री, डेबिटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सब हमारे करंट एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। दूसरा जो है वो है हमारा फिक्स्ड एसेट। वे संपत्तियां जिन्हें लंबे समय तक उपयोग किया जाता है और जो व्यवसाय के समान परिचालन चक्र में नकद में नहीं बदली जाती हैं, उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स क्या होता है? ये आता जाता रहता है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? ये हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रहते हैं। आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लैंड या बिल्डिंग हो गया, भूमि यानी कि भवन हो गया, जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सभी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। मुख्य बात क्या है? संपत्ति यानी कि एसेट्स व्यवसाय की ताकत होती है। इनका सही प्रबंध यानी मैनेज व्यवसाय को बढ़ने, लाभ कमाने और सुरक्षित बनाने में मदद करता है। आइए करंट एसेट्स को और अच्छे से हम समझते हैं क्या होता है। करंट एसेट्स को हम चल संपत्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चल संपत्तियां, यानी कि चलती रहती हैं। दीज आर एसेट्स दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये ऐसी संपत्तियां यानी कि एसेट्स होती हैं जिन्हें 1 वर्ष यानी 1 साल के भीतर आसानी से नकद में बदला जा सकता है। करंट एसेट्स ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम साल भर के अंदर अंदर उसको कैश में आसानी से बदल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कैश, नकद राशि जो तुरंत खर्च की जा सकती है। अब कैश जो है इसको हम तुरंत खर्च में ला सकते हैं। उसके बाद आता है आपका इन्वेंट्री यानी स्टॉक्स, जो आपके गोडाउन में माल रखा है, वो सारी चीज़ें, वह सामान जो बिक्री के लिए उपलब्ध है, उनको भी आप 1 साल के अंदर बेच के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बिल रिसीवेबल, ग्राहकों से प्राप्त होने वाले बिल जिनकी राशि अभी मिलनी बाकी है, यानी कि जो ग्राहक उधार ले गए उनसे पैसा रिसीव होने वाले को भी हम करंट एसेट्स में काउंट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल यानी डेब्टर, देय खाते यानी देनदार, ग्राहकों द्वारा उधार पर ली गई राशि जो अभी देनी बाकी है, वो भी चीज़ें अभी आना है आपका। और भी कई अन्य तरीके की संपत्तियां जो 1 वर्ष के भीतर नकद में बदली जा सकती हैं। तो आपको करंट एसेट के बारे में समझ में आ गया। करंट एसेट्स क्या होता है? ये चल संपत्ति होते हैं, यानी चलती रहती है। जैसे आज हमारे पास कैश है, कल नहीं होगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। जैसे हमारे व्यापार में आज सामान है, कल बिकेगा, फिर आएगा, फिर बिकेगा, फिर आएगा। तो ये हमारा क्या है? करंट एसेट्स, यानी कि जो चलती रहती है।
इसको और शॉर्ट में समझे तो जो संपत्तियां 1 वर्ष के भीतर आसानी से नकद में बदली जा सके उन्हें चल संपत्तियां कहते हैं। समझ में आया? जो एसेट साल भर के अंदर आसानी से नकद में बदला जा सके उसे हम करेंट एसेट्स कहते हैं। दूसरा हमारा जो है वो फिक्स्ड एसेट्स है, इसको भी हम और अच्छे से समझ लेते हैं, यानी कि अस्थायी संपत्तियां होती है। ये हमारे बिजनेस में लंबे समय तक हमारे काम आती है। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन दिए, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। These are assets that cannot be converted into cash easily and are used for long term purpose। ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम जल्दी से नकद यानी कैश में नहीं बदल सकते हैं। ये व्यापार में लंबे समय तक काम आती हैं। समझना? फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जो हम कैश में जल्दी नहीं बदल सकते हैं और ये हमारे व्यापार में लंबे समय तक हमारी काम आती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसकी विशेषताएं हैं, जैसे ये संपत्तियां व्यापार में लंबे समय तक उपयोग होती हैं। इनका उपयोग या उत्पादन, संचालन और सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनसे हमें भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए सहायता मिलती है। ये जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, ये हमारे व्यापार में बहुत लाभ हमें देते हैं और ये हमारे लंबे समय तक व्यापार में रहते हैं। क्लियर? आइए इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लैंड हो गया, भूमि हो गया, वह ज़मीन जिस पर व्यवसाय किया जाता है। यानी कि आप कोई ज़मीन खरीद लिया और आप उसमें क्या करते हैं, एक फैक्ट्री लगा दिए, ऑफिस खोल दिया, आप उस पर बिजनेस करेंगे तो अभी आपका फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। दूसरा हो गया बिल्डिंग यानी भवन, दुकान, ऑफिस, गोदाम आदि, तो भी हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। ये हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रहते हैं। मशीनरी हो गया, यानी कि उत्पादन या कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनें हो गई। व्हीकल्स हो गया, यानी कि वाहन हो गया, व्यापार में सामान लाने ले जाने या सेवाओं के लिए उपयोगी वाहन, यानी कि सामान ले आने ले जाने के लिए हम व्हीकल का यूज करते हैं, गाड़ी का यूज करते हैं। उसके बाद है फर्नीचर, जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी आदि, जो लंबे समय तक उपयोग में आती हैं। ठीक है, और भी अन्य अस्थायी संपत्तियां हो सकती हैं, जैसे उपकरण, फिक्चर्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग इत्यादि। बहुत सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स की संपत्तियां हो सकती हैं। यहाँ पर हमने 5 आपको दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। अस्थायी संपत्तियां यानी कि फिक्स्ड एसेट्स व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये व्यवसाय को लंबे समय तक चलने, उत्पादन बढ़ाने और स्थिरता प्रदान करने में मदद करती है। तो आपको करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स के बारे में समझ में आ गया। करेंट एसेट्स क्या होता है? चल संपत्ति, जो चलता रहता है, आज है कल नहीं है, फिर आएगा फिर जाएगा। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स होता है ये व्यापार में लंबे समय तक रहता है, यानी कि हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रहता है। तो आपको करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स के बारे में समझ में आ गया। अब जो फिक्स्ड एसेट्स होता है ना, ये भी 2 प्रकार का होता है, तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं इसी साथ में। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। अस्थायी संपत्तियां के प्रकार के बारे में जानेंगे। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। अस्थायी संपत्तियां के विभिन्न प्रकार होते हैं जो उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे टेंजिबल एसेट्स, यानी भौतिक संपत्तियाँ। दीज आर फिजिकल एसेट्स दैट यू कैन सी एंड टच। जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और हम उसे छू सकते हैं वे भौतिक संपत्ति यानी कि टेंजिबल एसेट्स होती हैं। यानी कि टेंजिबल एसेट्स ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, यानी भौतिक संपत्तियां कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, यानी आपको जो घर बना है, बिल्डिंग बना, आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। मशीनरी हो गया, आप इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। मोबाइल, आप मोबाइल या लैपटॉप में मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसे भी आप लेके इधर उधर जा सकते हैं, ये भी तो आपकी संपत्ति है। फर्नीचर हो गया, कुर्सी, मॉनिटर, अलमारी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें टेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये इसकी मुख्य बातों के थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे भौतिक संपत्तियां व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग की जाती हैं और इन्हें आसानी से बेचा या नकद में नहीं बदला जा सकता। ये हमारे व्यवसाय में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। जैसे मशीनरी ले लिए, अब ये जब तक ख़राब नहीं होगा या हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा तब तक चलेगा। बिल्डिंग ले लिए आप, फर्नीचर ले लिए, ज़मीन ले लिए, ये सब हमारे क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये हमारे व्यापार में लंबे समय तक रहेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरा जो प्रकार है फिक्स्ड एसेट्स का, वो है इनटेंजिबल एसेट्स, जिसे हम बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। ठीक है, दीज आर नॉन फिजिकल एसेट्स विथ वैल्यू। ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं और जिन्हें छू नहीं सकते, लेकिन उनका कुछ मूल्य यानी कि वैल्यू होता है। ये ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, लेकिन हमारा इस पे अधिकार होता है
अमूर्त संपत्तियां दिखाई नहीं देती लेकिन व्यवसाय के लिए बहुत कीमती होती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है दिखाई नहीं देती हैं लेकिन बहुत मूल्यवान होती है, इसका बहुत ही मूल्य होता है यानी वैल्यू होता है। आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ब्रांड नेम, जैसे नाइक, एप्पल का नाम दिखता नहीं लेकिन बहुत मूल्यवान होता है, बहुत महंगा बिकता है। आप एप्पल का अगर फ़ोन या लैपटॉप खरीदने जाओगे तो आपको 50,000 60,000 से नीचे नहीं मिलेगा। अब ये जो एप्पल कंपनी है या नाइक कंपनी है, क्या आप इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, लेकिन जैसे ही एप्पल का नाम आएगा आप समझ जाओगे बहुत महंगा होता है, बहुत ही कीमती होता है। दूसरा क्या है? कॉपीराइट। किताब, गाना, फिल्म का कानूनी हक। अब मान लो हम यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि यही वीडियो से हम डाउनलोड करके हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दें या अपने अदर सोशल मीडिया पर डाल दें तो ये क्या हो गया? कॉपीराइट। तीसरा जो है वो ट्रेडमार्क, जैसे किसी कंपनी का लोगो या नाम। मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया था, अगर हम नाइक कंपनी के कोई भी अदर प्रोडक्ट बेचेंगे तो नहीं बेच सकते क्योंकि उस पर नाइक का अधिकार है, मेरा नहीं। अगर हम एप्पल का कोई सामान लेते हैं और हम एप्पल 2 का नाम रख देते हैं या फिर एप्पल माइक्रो या एप्पल इंडिया रख देते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड के अंतर्गत आएगा। अगर हम एप्पल का यूज करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, आगे पीछे आप कोई नाम चेंज करके यूज कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन आप एप्पल के नाम से नहीं बेच सकते, नाइक के नाम से नहीं बेच सकते, टाटा के नाम से नहीं बेच सकते, ठीक है। ये सब ट्रेडमार्क होता है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट होता है जहाँ आप अपने बिजनेस को यहाँ पे लिस्ट करवाते हैं या फिर आप ट्रेडमार्क लेते हैं कि हम कोई कंपनी चला रहे हैं या फिर बिजनेस चला रहे हैं, मेरे कंपनी का ये नाम है, ये लोगो है, इसको कोई और यूज ना कर पाए तो हमें गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है और गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को देखती है। आइए इसके मुख्य बातों पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अमूर्त संपत्तियां भले ही दिखाई न दें लेकिन ये व्यवसाय की पहचान, प्रतिष्ठा और मूल्य को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी डाउट है मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगर आप यहाँ तक देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसका नोट्स भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।